नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शुंग वंश के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम शुंग वंश के इतिहास के जो स्रोत हैं उनको जानेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें हमें शुंग वंश के इतिहास का ज्ञान होता है। दूसरा है हर्षचरित। हर्षवर्धन का राजकवि था बाणभट्ट, उसकी एक रचना है हर्षचरित। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की सेना निरीक्षण के बहाने बुलाकर हत्या कर दी थी और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति का यानी कि शूद्र बताया गया है। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा हुई है, जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका नामक 2 नगरों को बर्बाद कर दिया था, रौंद डाला था। गार्गी संहिता, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार यवन आक्रांताओं ने साकेत, पंचाल, मथुरा को जीत लिया था और वे कुसुमध्वज पाटलिपुत्र तक आ गए थे। मनुस्मृति, यह सबसे प्राचीन स्मृति है। इससे शुंग काल के सुविकसित न्याय तथा स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थी। मालविका अग्निमित्र, यह महाकवि कालिदास का नाटक है। इससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अनुसार पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने विदर्भ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। कालिदास यवन आक्रमण का भी उल्लेख करता है, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था। मालविका अग्निमित्र में अमात्य परिषद और पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें सभा का उल्लेख हुआ है। ये दोनों ही मौर्यकालीन मंत्री परिषद थी, यानी कि जो मौर्य काल में मंत्री परिषद थी वो थी ये। तो शुंग काल में इनको अमात्य परिषद और सभा कहा जाने लगा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो शासन था उसमें सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिनकी सलाह से कह लीजिए या जिनकी सहायता से राजा जो है शासन करता था। फेरावली, इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। इसमें उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है, जिसमें पुष्यमित्र का उल्लेख आया है। हरिवंश, इसके अनुसार पुष्यमित्र को औदभिज, अचानक उठने वाला, कहा गया है, जिसने कलयुग में चिरकाल से छोड़े हुए अश्वमेध यज्ञ को किया था। दिव्यावदान, ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी कहा गया है। इसमें उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने एक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले 10 दिनार देने की घोषणा की थी। इसमें यह भी उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया था। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने केवल उन बौद्ध साधुओं की हत्या की थी जो सम्राट अशोक के समय में धम्म महामात्र नामक अधिकारी के अधीन कार्य करते थे, और इन बौद्ध साधुओं का सीधा संबंध राजनीति से था। शुंग वंश के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। अयोध्या का लेख, यह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चला है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बेसनगर का लेख,
यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। इससे मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है कि शुंग काल में भागवत धर्म जो था वो लोकप्रिय था। भरहुत का लेख। यह भरहुत स्तूप की वेष्टनी पर खुदा है, यानी कि रेलिंग पर खुदा हुआ है ये लेख। और इससे ये पता चलता है कि ये जो भरहुत का स्तूप है ये शुंग काल में निर्मित किया गया था। इसकी रचना या ये कह लीजिए कि इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। शुंगों की उत्पत्ति के विषय में भी काफ़ी मतभेद है। शुंग वंश को महर्षि पाणिनि और पतंजलि भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण कहता है। बोधायन श्रोतसूत्र में इन्हें बैम्बिक काश्यप गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल से संबंधित किया गया है। आश्वालायन श्रोत सूत्र में शुंगों का उल्लेख आचार्यों के रूप में है और वृद्धारण्यक उपनिषद में शौंगी पुत्र नामक एक आचार्य का उल्लेख मिलता है। इन सभी मतों में सर्वाधिक जो मान्य मत है वो है कि ये भारद्वाज वंश के या भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इन राजाओं के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले थे पुष्यमित्र शुंग, जिनका शासनकाल 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक रहा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के ये प्रधान सेनापति थे और इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का शासन उत्तर भारत में 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्षों तक रहा। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे और इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। दरअसल शुंग जो थे वो मौर्यों के पुरोहित थे। पुष्यमित्र ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर एक और देश की रक्षा की। रक्षा इसलिए की क्योंकि उस समय जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ शासन कर रहा था तो यवन देमित्रियास जो था वो पाटलिपुत्र तक आ पहुंचा था, जिसका जिक्र गार्गी संहिता में भी मिलता है। तो वो डरा हुआ था और भागने की फिराक में था राज्य को छोड़ करके। तो पुष्यमित्र ने उसका वध करके मगध की सत्ता को अपने हाथ में लिया और फिर यवनों को हराया। वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और आदर्शों की पुनः प्रतिष्ठा की पुष्यमित्र ने, और इसीलिए इसका जो काल है वैदिक प्रतिक्रिया और वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इससे पहले वैदिक धर्म व आदर्शों की अशोक मौर्य के समय से ही भारी उपेक्षा हुई थी और बौद्ध धर्म का काफी वर्चस्व था। अयोध्याभिलेख, पुराणों, हर्षचरित तथा मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के लिए सेनापति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, राजा, सम्राट इन शब्दों का नहीं। इसको सेनापति पुष्यमित्र कहा गया है। इस नए राज्य में मध्य गंगा की घाटी एवं चंबल नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर में है ये शुंग साम्राज्य है। इसमें पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा, जलंधर और साकल नगर आदि महत्वपूर्ण नगर थे। पाटलिपुत्र पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन विदिशा को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी बना दिया था और अपने बेटे अग्निमित्र को विदिशा का प्रतिनिधि या ये कह लीजिए कि राज्यपाल नियुक्त किया था, जिसको गोप कहते थे, गोप्ता। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि शुंग वंशीय राजा जो थे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उनके राज्य में भरहुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, इसका निर्माण किया गया था, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। और सांची स्तूप की वेदिकाएं, रेलिंग बनवाई गई थी।
सुंग वंश में ही, सुंगवंशी राजाओं के समय में ही। पुष्यमित्र सुंग ने स्वयं सांची स्तूप का सौंदर्यकरण करवाया था और इसमें तोरण द्वार भी बनवाए थे सांची के स्तूप में। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार सुंग वंश में 2 गुना करवा दिया गया था। यानी कि सुंग वंश के दौरान जो सांची का स्तूप था वो जो अशोक ने निर्मित करवाया था ईंटों से, उससे भी दुगने आकार का ये हो गया था सुंग वंश में। ये कुछ चित्र हैं भरहुत स्तूप के। ये अब खंडर है, यानी कि टूट चुका है, इसके अवशेष बाकी हैं। अब इस तरह से ये दिखता है। यहाँ से कुछ जो खुदाई में मिले हैं चीज़ें, ये रेलिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि ये शायद अशोक का चित्र होगा क्योंकि इसके हाथ में राजदंड है। ठीक है, तो ये रेलिंग पर बनाई हुई नक्काशी है। ये महामाया का स्वप्न दिखाया गया है इसमें। ये रेलिंग है पूरी जिस तरह की थी भरहुत स्तूप की। ये बंदर हैं जो कि फल खा रहे हैं पेड़ से। तो ये पूर्व जन्म यानी कि जातक कथाओं का एक दृश्य है जो इसमें दिखाया गया है। और ये वाला जो है स्वर्ग से सीढ़ियाँ आ रही हैं, स्वर्ग से कह लीजिए या आसमान से कह लीजिए, यहाँ से ये सीढ़ियाँ आ रही हैं और इनसे देवताओं का आगमन हो रहा है, बौद्ध देवताओं का आगमन हो रहा है। तो ये सभी जो अवशेष अभी आपने यहाँ पर देखे हैं, ये सभी के सभी अवशेष जो हैं भरहुत स्तूप से प्राप्त हुए हैं और इन्हीं के आधार पर ये डिज़ाइन तैयार किया गया है कि ये कुछ इस तरह का होगा। बाहरी दृश्य इसका जो होगा भरहुत स्तूप का वो कुछ इस तरह का होगा। आगे बढ़ते हैं। विदर्भ युद्ध मालविका अग्निमित्र से ज्ञात होता है, ये जो नाटक है कालिदास का, इससे ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के समय विदर्भ जो कि आधुनिक बरार है महाराष्ट्र में का जो प्रांत था वो यज्ञसेन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था। दरअसल क्या था कि जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था तो उसका एक सचिव था, यानी कि अमात्य था उसका, और उसने अपने साले को यज्ञसेन को विदर्भ का शासक नियुक्त कर दिया था। ये जो विदर्भ था ये मौर्य समय में ही मगध साम्राज्य से अलग हो गया था। और यहाँ पर यानी कि लगभग तभी की बात है जब पुष्यमित्र जैसे ही वो बना राजा तो उस समय इसने विद्रोह करके ये अलग हो गया था विदर्भ मगध साम्राज्य से। यज्ञसेन को शुंग का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। इसने शुंग की जो है अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। तब पुष्यमित्र के पुत्र व विदिशा जो कि आधुनिक भिलसा है मध्य प्रदेश में का जो राज्यपाल था अग्निमित्र, उसने अपने सेनापति जो कि दोस्त भी था अग्निमित्र का वीरसेन को आक्रमण करने के लिए बोला विदर्भ पर तुरंत वीरसेन ने सेना के साथ में आक्रमण किया और यज्ञसेन को पराजित कर दिया। इसका युद्ध का एक कारण और भी था कि जो माधव सेन था इसका चचेरा भाई यज्ञसेन का, उसने विद्रोह कर दिया था और अग्निमित्र की मदद ली थी। विदिशा में जाकर के उनसे वो मिला कि भाई मुझे वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, राजा बना दीजिए मुझे विदर्भ का। तो उसके पक्ष में भी थोड़ा यानी कि इस वजह से भी युद्ध हुआ था। और दूसरा कारण तो वही था कि इसने उसकी शुंगों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया यज्ञसेन ने। तो क्या हुआ कि जब ये युद्ध जीत गए तो वर्धा नदी राज्य के बीच में से गुजरती है, तो उसको सीमा मानते हुए विदर्भ राज्य को 2 भागों में बांट दिया और एक हिस्सा माधव सेन को दे दिया गया और दूसरा यज्ञसेन को इस शर्त पर दिया गया जब इसने शुंगों की अधीनता स्वीकार कर ली।
अश्वमेध यज्ञ, पतंजलि के महाभाष्य, मालविका अग्निमित्र, अयोध्यालेख, हरिवंश पुराण, इन सब में पुष्यमित्र द्वारा किए जाने वाले 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है। अयोध्यालेख जो है वो पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और ये अश्वमेध यज्ञ राजपुरोहित पतंजलि के द्वारा संपन्न कराए गए। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, जो कि पुष्यमित्र का राजपुरोहित था। महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य पाणिनि, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में रहे होंगे, उन्होंने एक संस्कृत व्याकरण लिखी थी अष्टाध्यायी के नाम से, जिसमें 8 अध्याय हैं। तो उस संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी पर महाभाष्य एक टीका है। टीका मतलब कमेंट्री है। पतंजलि का जन्म गोंडारा, मध्य प्रदेश में हुआ था। पतंजलि कर्मकारों यानी कि मजदूरों को निष्क में भुगतान करने का उल्लेख करता है। इसका मतलब हुआ कि शुंग काल में निष्क नामक मुद्रा प्रचलित थी, लेकिन ये निष्क जो थे स्वर्ण सिक्के नहीं थे, रजत सिक्के हो सकते हैं। यवनों के आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार यवनों से युद्ध लड़ा। प्रथम युद्ध में यवन सेना का नेतृत्व डेमित्रियस या डेमट्रियास ने किया था और दूसरे में यवन सेना का नेतृत्व मिनांडर ने किया था। दूसरे युद्ध में शुंग सेना का प्रतिनिधित्व वसुमित्र ने किया था, जिससे ये पता चलता है कि जो शुंग वंश में जो सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे वो राजकुमार किया करते थे। इस घटना की चर्चा पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता और कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक में मिलती है। यवनों के आक्रमण की जो चर्चा है, ये घटना है, इसका जिक्र महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। कलिंग पर आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग ने 165 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन वह कलिंग नरेश खारवेल से हार गया था। अग्निमित्र शुंग 148 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अग्निमित्र जो था दूसरा सम्राट बना शुंग वंश का। ये शुंग वंश का दूसरा सम्राट था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। पुराणों तथा कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना मालविका अग्निमित्र और उत्तरी पंचाल रुहेलखंड और उत्तर कौशल से प्राप्त मुद्राओं से और भी अन्य स्थानों से मुद्राएं मिली हैं, जिनसे हमें अग्नि मित्र के विषय में जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्र, उत्तरी पांचाल और उत्तरी कौशल से प्राप्त जो मुद्राएं हैं, उनसे अग्निमित्र के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों से हमें अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्र से पता चलता है कि विदर्भ की राजकुमारी मालविका से अग्निमित्र ने विवाह किया था। दरअसल इनकी एक प्रेम कहानी है, जो कि मालविका अग्निमित्र में जो नाटक है कालिदास का, उसमें वर्णित है। यह अग्निमित्र की तीसरी रानी थी, तीसरी पत्नी थी। इसकी 2 पत्नियां थी, पहली धारिणी और इरावती। अग्निमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बना लिया था। इसके बाद के सभी शासकों की राजधानी जो थी वो विदिशा ही रही थी। केवल पुष्यमित्र शुंग की 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। लेकिन अग्निमित्र ने फिर स्थायी रूप से विदिशा को अपनी राजधानी बना लिया और इसके बाद के सभी शासकों की राजधानी भी विदिशा ही रही। वसुज्येष्ठ शुंग या सुज्येष्ठ शुंग 141 ईसा पूर्व से 131 ईसा पूर्व, ये
अग्निमित्र का पुत्र था और वसुमित्र का सौतेला भाई था। सिक्कों में इसका नाम जेठ मित्र मिलता है। इसके विषय में कोई ज़्यादा खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वसुमित्र शुंग 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व, ये तीसरा नहीं चौथा, वसुमित्र चौथा सम्राट था और ये अग्निमित्र का पुत्र था। इसकी माता का नाम था धारणी या धारिणी। वसुमित्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था और कौशल के राजा मूलदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद अंध्रक, पुलिंदक, घोष तथा वज्रमित्र ने शासन किया, लेकिन वे सभी के सभी कमज़ोर थे और कोई भी महत्वपूर्ण घटना उनके समय में नहीं हुई। वज्रमित्र के बाद भागवत या भागभद्र शुंग जो है गद्दी पर बैठा मगध की, और 83 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। ये कब बैठा दरअसल सही नहीं पता है। सही बताऊं तो किसी भी जो राजा हुए हैं शुंग वंश के, उनकी जो शासन अवधि है उसके विषय में काफ़ी मतभेद है। केवल पुष्यमित्र शुंग की जो शासन अवधि है वो सही है, बाकी के विषय में आप देखेंगे तो वो थोड़ी बहुत इधर उधर आपको मिलेगी, यानी कि उसमें वेरिएशन मिलता ही मिलता है। भागभद्र या भागवत का जो शासनकाल था वो 83 ईसा पूर्व तक रहा और ये 9वें शासक थे शुंग वंश के। इसके शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालसिडास यानी कि एंटियालसिडास निकेफोरस, जिसका शासनकाल था 115 ईसा पूर्व से 95 ईसा पूर्व, इनका एक राजदूत हेलियोडोरस नाम का भागवत के विदिशा स्थित दरबार में आया। भागभद्र का शासनकाल पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के बाद सबसे लंबा था और भागभद्र भागवत धर्म का अनुयायी था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था तथा विदिशा बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये गरुड़ स्तंभ है जो कि विदिशा में है, बेस नगर में है, और इसने भागवत धर्म में विष्णु की पूजा को प्रारंभ करवाया था। पहले श्री कृष्ण की पूजा होती थी, लेकिन इसमें विष्णु की पूजा भी प्रारंभ हो गई थी। यानी कि हेलियोडोरस को यह श्रेय जाता है कि भागवत धर्म में इन्होंने विष्णु की पूजा को प्रारंभ कराया था। हेलियोडोरस के बेस नगर के गरुड़ ध्वज अभिलेख में भागवत नामक राजा का उल्लेख है, जिसका अनुमान ये लगाया जाता है कि ये भागभद्री है। इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये भागभद्री है, कोई अन्य राजा नहीं है। अंतिम राजा था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था और ये चरित्रहीन और दुराचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसलिए इसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में उसे मारकर कण्व अथवा कण्वायन वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के विषय में जितनी भी अधिक जानकारी हम एकत्रित कर सकते थे, आपको उपलब्ध करा सकते थे, वो हमने पूरी कोशिश की है उपलब्ध कराने की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।